हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी पदचाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। आइए अपने चैप्टर को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है कि एक मनुष्य कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। अविवेकशील जीवन शैली, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन अगर किया जाता है, तो अगर दोहन ज़्यादा किया जा रहा है तो उसका क्या है? कार्बन फुटप्रिंट जो है बढ़ता जा रहा है या उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है। इससे मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में को हम क्या कहते हैं? कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली जो दीर्घकालीन क्षति हो रही है उसे हम कार्बन का सामाजिक मूल्य या सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। मानव समुदाय व देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने पारिस्थितिकी पदछाप के आकार को सम्यक बना सकते हैं, मतलब उसका संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पदछाप या पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। फुटप्रिंट क्या है? मानवीय मांग का एक मापक है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कितनी जल, पानी, सूर्य की आवश्यकता उसे पड़ रही है कार्बन की। आगे देखते हैं। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र मानव व प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। इसमें पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं। ये 5 कौन कौन सी हैं? एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। तो इसका आंसर है ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निकेत। तो इसका आंसर है बी। एक मनुष्य को जितनी आवश्यकता होती है भूमि की, उसे हम क्या कहते हैं? भूमि, जल, कार्बन, इन सब की आवश्यकता एक मनुष्य की जो भी होगी उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी पदछाप कहेंगे। क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है? यह प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति है। किसी देश की जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता, जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है।
किसी जलवायु शरणार्थी क्लाइमेट रिफ्यूजी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पद चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रदत्त वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति क्या कहलाती है? आर्थिक मूल्य के रूप में कार्बन का सामाजिक मूल्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषण चक्रण और फसल परागण, विविधता और अनुरक्षण। तो इसका आंसर है सी। पोषण चक्रण और फसल परागण में पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं इसकी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। आइए इसे देखते हैं। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में इसे घोषित किया गया है। यूकेलिप्टस, जिसे हम गांव में कहते हैं बल्ली, इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। जहाँ भी यूकेलिप्टस को लगाया जाता है उसका जल को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ये जल का अवशोषण करती है, तो दूर दूर तक पानी क्या होता है, समाप्त होता जाता है, यह धीरे धीरे नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्थिर जल के आवास जो होते हैं, जब जल स्थिर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंटिक आवास या लैंटिक हैबिटेट। जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय, ये सभी का पानी क्या होता है? स्थिर होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लैंटिक आवास कह सकते हैं। बहते जल के आवास को हम क्या कहते हैं? लोटिक आवास कहते हैं। जैसे नदी, समुद्र, ये सब क्या है? बहते हुए जल हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लोटिक आवास। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। जैसे समुदाय ए है और ये समुदाय बी है, यहाँ पे दोनों की विशेषताएं मिल रही है। ए और बी की दोनों की जो विशेषताएं मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र या इकोटोन कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? महासागर का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो महासागर का है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या है? मैंग्रोव की सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है, फिर उसके बाद जो है घास स्थल की होती है, झील की होती है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? महासागर की। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। इसको देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका मतलब है मैंग्रोव सर्वाधिक उत्पादकता है। मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होती है? मैंग्रोव की होती है। उसके बाद घास स्थल की, फिर झील की, और सबसे कम जो है महासागर की उत्पादकता होती है। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, घनत्व में डेंसिटी को दर्शाता है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाता है, यह प्रदर्शित करता है। हेलोक्लाइन जहाँ होता है उसका मतलब है कि जल जो है लवण है या नमक युक्त है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। थर्मोक्लाइन का मतलब क्या होता है कि जल में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसकी गहराई प्लस तापमान में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको कौन दर्शाता है? थर्मोक्लाइन दर्शाता है। अर्नीज नेस ने
वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने किसका प्रयोग किया था? गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था। किसने किया था? अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी नीचे या नीचे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। नीचे का मतलब निकेत भी होता है, तो पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ग्रीनेल ने किया था। इसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म आवास भी कहते हैं, माइक्रो हैबिटेट। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए वर्ष 1986 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये इसका मिलान पूछ लेता है कि कब कौन सी आई है या लागू हुई है। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। आगे देखते हैं। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो पोषक रहित और गर्म जल होता है उसको क्या करता है? वायु प्रवाह द्वारा अलग कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वहाँ पे जब वो खाली स्पेस बचता है तो वहाँ पे कौन सा जल आ जाता है? सघन, ठंडे प्लस पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। इसको देखते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित या रेगुलेट किया जाता है। यह प्रतिबंधित नहीं है, अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है। यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है और सभी कुछ किया जाता है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित यानी रेगुलेट किया गया है। आइए MCQs देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी इको सिस्टम मित्र नहीं है, इकोलॉजिकल मित्र नहीं है, फ्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पानी का अवशोषण सबसे ज़्यादा करता है। अगर सबसे ज़्यादा यही कर लेगा तो और जो पेड़ पौधे होंगे वो मर जाएंगे या वो समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 3 है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपयुक्त सभी। तो लैंटिक आवास का मतलब होता है स्थिर, जो जल स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंटिक आवास। तालाब, झील, इन सब का जो होता है जल स्थिर रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंटिक आवास। स्थिर जल के आवास को हम क्या कहते हैं? लैंटिक आवास। जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय, ये सब क्या होते हैं? लैंटिक आवास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र या संक्रमण जोन इकोटोन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है।
सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? तो अभी हमने पढ़ा वन, रेगिस्तान, घास के मैदान, समुद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्री। यहाँ महासागर नहीं है तो समुद्र है, इसलिए हम इसका आंसर लेंगे समुद्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर है सी, मैंग्रोव। सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होती है? मैंग्रोव की होती है, फिर घास स्थल की, फिर झील की, उसके बाद महासागर की। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ईपी ओडम, सी रॉनकियर ने, एफ.ई. क्लीमेंट्स ने, अर्निजनेस ने। तो इसका आंसर है डी, अर्निजनेस ने गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1973 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एफ.ई. क्लेमेंट्स, सी.सी. पार्क, डी.वी. अगर, एस.जे. ग्लोल्ड। तो इसका आंसर है ए, एफ.ई. क्लेमेंट्स ने किया था एकल चरम का। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन एफ.ई. क्लेमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे हैं, जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय भी विकसित हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी नीचे या आला या निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सी.सी. पार्क ने। तो इसका आंसर है ए, ग्रीनेल ने पारिस्थितिकी निकेत का संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ये 1917 में किया था इन्होंने। इसे हम सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलान करना है इसमें। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची दी हुई है। तो एक तरफ पारिस्थितिकी सरोकार है, दूसरी तरफ कानून पारित करने का वर्ष है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में पारित किया गया था। यहाँ पे है नहीं, बट सॉरी 1986 में, यहाँ पे ये है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका आंसर भी क्लियर नहीं है। तो बस आप ये जान लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ भी है एक्सप्लेनेशन में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों का अधिनियम जो आया था वो 2006 में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? एक्लोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। तो इसका आंसर है सी, जल निकाय में घनत्व प्रवणता, यानी जल का जो है डेंसिटी हम किससे करते हैं, नापते हैं? पिक्नोक्लाइन के द्वारा देखते हैं। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता को दर्शाती है, और थर्मोक्लाइन जो है जल में गहराई के साथ साथ तापमान में भी परिवर्तन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह या अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से
समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अब घटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर पोषकों को सतह पर लाकर अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। अपवेलिंग की घटना के बारे में पूछ रहा है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा अपवेलिंग की घटना क्या है। समुद्री उत्प्रवाह या समुद्री अपवेलिंग एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा, किसके प्रवाह द्वारा? वायु के प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान, समूह की सतह पर जो विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को संघनन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह की घटना से पोषक पदार्थ समुद्री सतह पर आ जाते हैं जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। यही कहलाती है अपवेलिंग की घटना, कि समुद्री सतह जो होती है वो गर्म होती है, पोषक रहित तो जल होता है, तो उसमें क्या होता है कि समुद्री सतह पे पोषक तत्व आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा आंसर सही है। ये पूछा गया था IAS प्री 2014 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया था। किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया था। इसलिए कथन पहला असत्य हो गया। कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, मतलब कृषि को छोड़कर और सभी मानव क्रियाएं कर सकते हैं, यानी उसका नष्ट नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को विनियमित किया गया, यानी रेगुलेट किया गया है। कुछ शर्तों को मानकर कुछ क्रियाएं की भी जा सकती हैं, इसलिए दोनों कथन असत्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए कथन और कारण है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है डी, एक गलत है और आर सही है। मानव क्रियाओं से वातावरण तो प्रभावित होता ही, तभी तो प्रदूषण बढ़ रहा है, नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण होता ही नहीं अगर मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित नहीं होता तो। और पारिस्थितिकी के विविध अवयव जो हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जबकि यहाँ दिया है नहीं रहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पुनः मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसकी पुष्टि पिछले दशकों के विभिन्न पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंधित घटनाओं में स्वयं देख सकते हैं आप। न्यू चैप्टर आ गया हमारा जैव विविधता। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।